हम खाड़ी से, मिडिल ईस्ट से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जहां पर अब शांति वार्ता हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच, और शांति दूत बनकर बैठा है पाकिस्तान। मतलब इससे ज्यादा रोचक, दिलचस्प और आदमी को परेशान करने वाली एक वो शांति दूत बना घूम रहा है। पर यह हकीकत है, और इसमें भारत ने एक मौका भी खो दिया क्या? इस चर्चा को मैं उस दिशा में भी लेकर जाने वाला हूं। लेकिन यह शांति वार्ता क्या स्थायी होगी? क्या पूरी दुनिया में जो असमंजस बना हुआ है, आर्थिक अस्थिरता का जो आलम है, यह तेल का जो खेल हो रहा है और जिसके असरात पूरे धंधे कारोबार पर हो रहे हैं, आपकी, मेरी, हम सब की जेब पर जो असर पड़ रहा है, अभी धीमा धीमा है, पर यह करारा प्रहार भी हो सकता है आने वाले दिनों में। तो हल निकलेगा क्या? जो शुरुआती संकेत मिले हैं पाकिस्तान में, और इस दफा कम से कम भारत ने अपनी प्रतिक्रिया बिना लाग लपेट दो टूक जाहिर की है कि किसी भी संप्रभु मुल्क अब संप्रभुता का हम हवाला, तकाजा, नसीहत देने लगे। इस तरह के हमले जायज नहीं हैं। मतलब ईरान क्या संप्रभु मुल्क नहीं था? या उनके सर्वोच्च नेता को वो अच्छा था या बुरा था, वो चुना है ईरान के लोगों ने, वो उनका अख्तियार, उनका अधिकार, उनका हक, उसकी हत्या कर दी गई। तब भारत कुछ नहीं बोला, 6 दिन बाद डिमाइस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो अब लेबनान पर भारत भूमिका ले रहा है, पर यह भूमिका लेने में हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जो शांति दूत भारत बन सकता था वो क्या पाकिस्तान बनकर बैठ गया है। और अभी तेल का ये खेल थमने का नाम नहीं लेगा क्या? 4-4, 5-5, बमुश्किल 10। दरअसल तो पिछले 2 दिनों में, कल 4 आज 3 जहाज निकले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां 100 जहाज निकला करते थे। ईरान के लिए यह तुरुप का पत्ता है, सुरक्षा कवच भी है, एक औजार भी है, हथियार भी है, और खुलकर इसका इस्तेमाल कर रहा है ईरान। अमेरिका अब कह रहा है कि हमें और रास्ते भी पता हैं हॉर्मुज खुलवाने के, लेकिन हॉर्मुज में ये पूरा का पूरा खेल अटक गया है। क्या हॉर्मुज का खेल? दुनिया का निकलेगा तेल, जिसमें आप और मैं, हम सब भी शामिल हैं। और इस शांति वार्ता में कौन हिस्सा ले रहा है? अमेरिका की तरफ से उनके उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, मिडिल ईस्ट में स्पेशल एम्बेसडर हैं अमेरिका के स्टीव विटकॉफ, और जेरेड कुशनर, ये डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, सलाहकार भी हुआ करते। जबकि ईरान की तरफ से उनके विदेश मंत्री, ये नाम आपने लगातार सुना होगा, सैयद अब्बास अरागची, और ईरानी संसद के स्पीकर, क्या इनके हाथ में सारे पत्ते हैं? ये कंजर्वेटिव लीडर माने जाते हैं, और ये नया पावर बेस, सत्ता का केंद्र बनते जा रहे हैं क्या मोहम्मद बागेर गालिबाफ। और पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार। और यहां पर भी ये बातचीत का सिलसिला बड़ा दिलचस्प हो रहा है। समझिए इसे, एक दूसरे पर एतबार की कितनी कमी है, और पोजिशनिंग जो होती है हर कोई अपनी बात मनवाने के लिए, और डिप्लोमेसी में, कूटनीति में हर कदम उसको बारीकी से देखा जाता है, नापा जाता है, आंका जाता है। पहली मुलाकात ईरान के प्रतिनिधिमंडल और प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हुई, यानी कि अरागची और ईरानी संसद के स्पीकर, ये मिले तीनों। इसके बाद अमेरिकी डेलीगेशन, यानी कि जेडी वैंस, विटकॉफ और जेरेड कुशनर, वो शहबाज शरीफ से मिले। फिर तीसरी मुलाकात अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से के बीच हुई, यानी कि अब सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, आसिम मुनीर भी और इशाक डार भी आ गए। फिर ईरान और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की बात हुई। मतलब जिसे कहते हैं ना, देसी भाषा का इस्तेमाल करूं, ठोक बजा ले, ठोक पीट कर बातचीत हो। भाई ईरान कह रहा है 10 सूत्री कार्यक्रम है, हमारी 10 शर्तें मान ली है अमेरिका ने। पहले दिन अमेरिका ने कहा ना 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 ना, हमने कुछ नहीं माना। अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं या समवॉट मान लेंगे। आज जेडी वैंस कह रहे हैं शायद ईरानियों को अंग्रेजी समझ में नहीं आई। अब किन मुद्दों पर दिक्कत हो रही है उस पर मैं आता हूं, पर यह ठोक बजाकर अब बातचीत जाकर शुरू हुई है। पर इसमें 2 बातें अभी भी सबसे महत्वपूर्ण है जो अटकी हुई हैं।
ईरान ने तो खैर जो शर्तें रखी वो मैं आपके सामने गिनवा दूं। ठोस और स्थायी संघर्ष विराम, लेबनान में युद्ध विराम, भाई वहां रोको, नरसंहार हो रहा है, 303 लोग तो और मार दिए संघर्ष विराम के बाद। और संपत्ति जो फ्रीज की है ईरान की, उसे रिलीज करो। 11 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अलग अलग मुल्कों में फ्रीज कर रखी है ईरान की। वो कह रहा है इसको खोलो, और इसी को हॉर्मुज से भी जोड़ता है कि अब मैं वहां चुंगी लूंगा। मिसाइल प्रोग्राम समझौते से बाहर है, ईरान ये कह रहा है। हॉर्मुज से हम तो रोजाना 15 जहाज ही जाने देंगे, इससे ऊपर नहीं, और चुंगी भी लगाएंगे। 100 से ऊपर जाते थे, अभी भी वहां पर सैकड़ों, मैं सैकड़ों शब्द पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, 350 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स अटके हुए हैं वहीं पर। हमारे भी तो 8 ही आए हैं अभी तक, 43वां दिन हो गया। और अमेरिकी सैनिक खाड़ी देशों से बाहर हो, यहां से बाहर निकलो। व्हाइट हाउस कुछ देर पहले कहता है हमने शर्तें नहीं मानी है, और ट्रंप बोले कि ईरान से बातचीत तो शुरू हो गई है, ईरान एक नाकाम देश है, स्ट्रेट से गुजरने के और भी विकल्प हैं, और हम माइन खुद निकाल देंगे वहां से। तो बात तो अभी भी अटकी हुई है, ढाक के वही 3 पात क्या। भाई असल दिक्कत तो सारी तेल से है, तेल का खेल, इससे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, मंदी आएगी, सप्लाई लाइंस क्योंकि अटकी हुई हैं पूरी दुनिया की। और ये लेबनान का एक और पेच अटका दिया है ईरान ने कि लेबनान पर हमला नहीं होना है, ये शर्तों का हिस्सा था। ट्रंप ने धमकी और आगे बढ़ाई। ट्रंप ने कहा ईरान जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के लिए, ईरान के पास अब कोई दांव नहीं है, उसे किसी भी कीमत पर हॉर्मुज तो खोलना ही होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है हमारे पास सबसे ज्यादा तेल है, उसको कारोबार दिख रहा है अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को। पर यह शांति वार्ता अगर सफल नहीं होती तो इसके मायने क्या होंगे? अगर हॉर्मुज को हथियार बनाता रहा ईरान, जैसा होता दिख रहा है, 15 से ऊपर नहीं जाने दूंगा, 3-3, 4-4 जहाज बाहर निकल रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ये गले की हड्डी बन जाएगा। और बदहवास ट्रंप अपनी सनक और फितूर में क्या कुछ कदम उठा सकता है? क्या भीषण हमले और भीषण हो सकते हैं, या ऐसे ही अनईजी ट्रूस, एक असहज शांति कायम रहेगी? कभी थोड़े बहुत हमले उधर से, कभी इधर से। रूस और चीन वो लगातार मदद करते दिखाई दे रहे हैं ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप अब एक और धमकी दे रहा है कि भाई हथियार और सैन्य मदद देने की बात आ रही है सामने, चीन कर रहा है ईरान की, यह खतरनाक साबित होगा। या अमेरिका एक पृष्ठभूमि भी बना रहा है कि भाई हल्के से यहां से निकल लें, और इजराइल और ईरान की दिक्कत है ये आपस में एक दूसरे को निपटते रहें। तो ये वैश्विक संकट के बजाय एक लोकल युद्ध में तब्दील हो जाए, पर उसमें भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खेल क्या जस का तस बना रहेगा। और लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं, अब भारत ने उसकी निंदा की है। रणधीर जायसवाल जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं वी आर डीपली कंसर्न्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज इन लेबनान। लेबनान में भारतीय भी रहते हैं। क्या अब इसलिए हम बोले 2023 से पहले गजा, फिर लेबनान पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है और हमने उसकी कोई निंदा नहीं की? जो हमारी विदेश नीति का कंप्लीट एक यू टर्न हमने देखा है। हम तो फिलिस्तीनियों के साथ, गजा के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, हमेशा आवाज उठाई है, लेकिन 2023 से हमने आवाज नहीं उठाई। आज जो भारत पोजीशन ले रहा है, जो रणधीर जायसवाल ने कहा, नागरिकों के हताहत होने की खबरों से हम चिंतित हैं, युद्ध की दिशा से हम बेहद चिंतित हैं। पहले नहीं बोले हम ये बात। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना जरूरी है, ये हम बोले थे जब यह युद्ध शुरू हुआ। लेकिन अब लेबनान के संदर्भ में भी हम बोल रहे हैं। लेबनान में करीब 2000 भारतीय नागरिक भी हैं, पर यह भूमिका हम पहले ले लेते तो क्या पाकिस्तान को शांति दूत बनने का मौका मिल पाता? बोल करनी जरूरी थी और करने हम चले भी थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे थे सर्वदलीय, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। पर यहां पर इनिशिएटिव, राजनीतिक, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, राजनयिक, क्या पाकिस्तान लेता दिखाई दे रहा है? ऐसे में आज का सीधा सवाल, इस्लामाबाद में समाधान या फिर छिड़ेगा घमासान?
अब यहाँ पर बहुत सारे भारत में न्यूज़ चैनल इसी बात पर लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान की लानत मलानत की जाए कि समाधान ना निकले। समाधान निकले तो हम भी राहत की सांस लेंगे। ये हमने अगर मौका छोड़ दिया, उधर हो रहा है और पाकिस्तान उसकी जो भूमिका है वो, पर क्या हमें और घेराबंदी करनी है? क्या पिछले 43 दिनों में ये भी सबक है भारत के लिए, हमारे राजनयिकों के लिए, हमारी विदेश नीति के लिए? और हॉर्मुज का खेल, दुनिया का निकलेगा तेल। पाकिस्तान से एक बेहद ही खास मेहमान, दबंग, मैं दिबांग के लिए शब्द इस्तेमाल करता हूं, पर पाकिस्तान में इन्हें वो बिल्कुल दबंग, एक जाबाज, बेखौफ, निडर पत्रकार के तौर पर माना जाता है, शौकत पिराचा, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह को करना चाहिए था। ये काम कैसे पाकिस्तान कर रहा है, वो देश हमारे बगल में। हाँ। और आज जब ये मौका जो है ये बात कोई क्यों नहीं गौर कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भारत को अगर छोड़ दें, भारत की मीडिया को और छोड़ दें, पूरे विश्व में दूसरा कोई देश नहीं है जो पाकिस्तान को इस मीडिएशन के लिए दलाल कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि भारत सिर्फ एक नैरेटिव ड्रॉ करने में लगा हुआ है कि किसी तरह से हमारी खाल और यहाँ समाधान निकलता है तो हम भी राहत की सांस लेंगे। सर समाधान तो निकल ही रहा है, समाधान तो निकल रहा है, या अभी भी दूर की कौड़ी है। हॉर्मुज को हथियार बना रहा है ईरान और कह रहा है लेबनान पर हमले बंद करो। वहां कम से कम हम बोले, ये देर आए दुरुस्त आए थे क्या? 2023 से हम नहीं बोल रहे। बिल्कुल। गजा पर हमले हो रहे हैं और लेबनान पर हमले हो रहे हैं। बिल्कुल। अब हम बोले हैं, ये भी आफ्टर थॉट है क्या? नहीं, अब बोले ना बोले, देखिए मौका तो हाथ से निकल गया। इतिहास आपको बहुत कम मौके देता है और अब बोल करके आपने कुछ हासिल करना है नहीं। अब आप जो मैं कह रहा हूं कि यहां पर हो रहा है, वो होता दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो ट्राइपार्टाइट टॉक शुरू हुई है, इसके पहले ईरान ने खुद ये जानकारी दे दी है कि इस बात पर हम जा रहे हैं बातचीत में कि हमारी 2 मुख्य मांग मान ली गई है। एक, लेबनान पे हमला करने से इजराइल उन्होंने अब जो, यही मैं कह रहा हूं, सहमति क्या बनी है। देखिए यहां पर क्या कुछ अचीव हुआ है जो भारत कर सकता था। ये टॉक्स में घुसे हैं इस बात पर जब उनको ये आश्वासन दे दिया गया है कि ठीक है वो लेबनान को नहीं मारेंगे, हिजबुल्लाह के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, उसका देखिए उसी का तो समाधान ढूंढना है ना। कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर टकराव है, जिस पर क्या मीटिंग ऑफ माइंड्स होगा वो देखना होगा। दूसरी बड़ी बात कि उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको खोला 11 लाख करोड़ के हैं। अरे उस पर उनको एश्योरेंस मिल गया और इस पर साउथ कोरिया ने काम करना शुरू कर दिया। ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी आवाज तो हम थे, ये तो हमें करना चाहिए था। वो मुल्क कर रहा है पाकिस्तान। हमसे कितना बड़ा मौका हमारे हाथ से चला गया, इसके लिए हमको सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं कैसी त्यागी साहब, आपका इतना लंबा तजुर्बा है और जो हमारी विदेश नीति रही है उसमें आपका भी योगदान रहा है पिछले दशकों में इस इलाके में। हमने मौका गंवा दिया। ये शांति, ये इस्लामाबाद में समाधान निकलेगा या घमासान और बढ़ेगा? पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, फिर भारत की भूमिका पर भी आते हैं। या हम ये बताते रहे ये पाकिस्तान आ रहे हैं तो बातचीत फेल हो जाएगी। यहाँ पर अजीब अंधभक्त बैठे हुए हैं, वो चाह रहे हैं बातचीत फेल हो जाए कि पाकिस्तान कहीं क्रेडिट ना ले जाए। अरे समाधान निकलेगा तो हमारे देश पर जो तलवार अटकी हुई है, आर्थिक तलवार, वो हटेगी। वो संदीप जी, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि भगवान करे इसका सकारात्मक नतीजा निकले। हम बुद्ध और गांधी के देश हैं, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। फिर वही सड़क पर ही खड़े हो गए हैं, देश के विदेश सचिव रहे हैं शशांक जी। एंड सर, वेरी सॉरी फॉर मेकिंग यू गो थ्रू दिस ट्रबल, बट आई एम सो ग्लैड कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। जो ये शांति वार्ता अब शुरू हुई है, थोड़ा ठोक बजाकर, अलग अलग, पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से ईरानी मिले, फिर अमेरिकी मिले, फिर पूरे डेलीगेशन से मिले, अब बातचीत शुरू हो गई है। ये बातचीत समाधान की ओर जाती दिख रही है या टेस्टिंग द वाटर हो रही है? अभी तेल की धार देखो और उसका असर देखो, अभी वो देखना बाकी है क्या? देखिए, हम इस चूंकि झगड़े में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, हमको सिर्फ शांति की आवश्यकता है। एशिया के मुल्क जो हैं बहुत निर्भर करते हैं। हमारी 60% कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट, वो गैस की रिक्वायरमेंट वहां से आ रही है। हमारी 88% कच्चा तेल हम निर्यात करते हैं। हमारी डिपेंडेंस कैसे नहीं है सर? 10 लाख करोड़ की रेमिटेंसेस आती हैं इस इलाके से और हम दूर बैठे हुए, हम सिर्फ स्पेक्टेटर बन गए कि हम दूर भी हैं युद्ध से, हम युद्ध के नजदीक भी हैं। हम थोड़ा सा अपनी मौजूदगी सक्रिय तरीके से दर्ज कराते तो क्या बेहतर ना होता? ये इनिशिएटिव पाकिस्तान ले गया क्या? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, लेबनान की बात मैं कहूंगा कि वो देश बेचारा बिल्कुल
समतल हो चुका है, और खास करके जो उनका दक्षिण का एरिया है। प्रयास चल रहा है इस्लामाबाद में। कि मैंने आपसे पहले कहा बुद्ध और गांधी के देश हैं हम, और चाहते हैं, लेकिन वही मैं एक वो $100 मिलियन क्वेश्चन होता है ना। अब 8 तारीख को हुआ है, ये 10 तारीख को बयान है ट्रंप साहब का, हमारे महान अमेरिकी सैनिक और युद्धपोत पूरी तरह से तैयार हैं, अगर ईरान समझदारी नहीं दिखाएगा तो हम ऐसा जवाब देंगे जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं दिया होगा। अच्छा, ये जिस दिन युद्ध विराम हुआ है उस दिन भी रात को 12 बजे तक, हिंदुस्तान के हिसाब से नहीं, वहाँ के हिसाब से, वहाँ पे जब उन्होंने घोषणा की उससे पहले 50 लाख ईरानी सड़कों पे थे फॉर देयर शहादत। जब ये इसका ट्रंप का घोषणा हो रही है, तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम नोबेल पुरस्कार डिमांड कर सकते हैं ट्रंप के लिए? डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा सकते हैं। इमरान मसूद सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल में मेडल ना लिया होता तो शांति वार्ता इस्लामाबाद की जगह दिल्ली में होती। हम कुछ ज्यादा ही इजराइल और अमेरिका की तरफ जाते या उनके साथ खड़े होते दिखाई दिए क्या पिछले 40 दिनों में? जो पदक है उनसे नवाजा है, तो ये डिप्लोमेसी में सब चलता है। अगर मैं वहां के जाने का पक्ष में सब चलता है। युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री वहां पर थे। इस पर सवालिया निशान तो लगने लगते हैं ना। क्या हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी? तो यानी कि इजराइल हम पर भरोसा नहीं करता, हमसे जानकारी साझा नहीं करता। 2 दिन पहले वहां होना वो तो एक अहम सवाल है जिसका पूरा जवाब आज तक नहीं मिला है। देखिए, मैं तो विदेश मंत्रालय में नहीं हूँ, लेकिन एज ए इंडियन सिटीजन मैं ये मानता हूँ कि चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, इनके अपने अपने, अब हिजबुल्लाह जो है उसको ईरान सपोर्ट करता है, हमास है उसको ये सपोर्ट तो करते हैं, हम निंदा करते जो हैं। तीसरा है, अगर इजराइल मासूमों को मारता है, 303 लोगों की हत्या कर दी अभी सीज फायर के बाद, हम उसे भी तो आईना दिखाएं। ईरान की तो हमने निंदा की, कतर पर जो हमले हुए उसकी निंदा की हमने। पूरे यूरोपियन यूनियन ने, पूरे मिडिल ईस्ट ने और इंडिया ने सबने मिलकर के उसकी निंदा की है। जो असली सवाल है वो ये है, नहीं, अब लेबनान की, अगर समझौता लेबनान पर हमले की निंदा कर रहे हैं। हारून रशीद खान है हमारे दर्शक, अलीगढ़ वासी, वो कह रहे हैं कि क्या भारत वक्त बदलने का इंतजार कर रहा था कि अब अच्छा अब ये शांति के लिए बैठ गए तो हमने लेबनान पर हमले की निंदा कर दी। नहीं, दर्जनों सवाल ऐसे हैं जिसमें भारत ने इजराइल के खिलाफ यूएन में वोट दिया है, उसके समर्थन में एक बार भी इस तरह का पॉइंट नहीं लिया यूएन में, और ये लंबे समय से चला रहा उतार चढ़ाव। ये पर अब जो पिछले कुछ महीनों में, सालों में जो बदलाव हुआ है, अब तो हम उसको फादरलैंड कहने लगे। हम अपने मुल्क को मदरलैंड कहते हैं, उसको फादरलैंड भी बता गए हम। देखिए, प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, मैं एनडीए का समर्थक हूँ, उस नाते मैं कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे तो ईरान से भी पुश्तैनी रिश्ते रहे हैं। नहीं, फादरलैंड कब से हो गया? और हमारी सभ्यता है, फादरलैंड कब से हो गया? इजराइल फादरलैंड कब से हो गया? फादरलैंड कब से हो गया? अब पता नहीं किस संदर्भ में बात की गई है। मैं तो ईरान से भी अच्छे रिश्ते रहे हैं, उसकी हजारों मिसाल हमारे सामने। हमें नाकाऊ से दोस्ती, नाकाऊ से बैर। There are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest। हमें अपने हित साधने चाहिए थे, पर हित साधे जा रहे हैं क्या? और हितों की बात है तो मेरे साथ शौकत पिराचा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान के दबंग हैं, निडर, बहुत इज्जत है इनकी। शौकत साहब, ये हित साधने की जो बात हो रही है, इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता हो रही है, दुनिया के हित सदेंगे, सद्बुद्धि कायम होगी या अभी बहुत जल्दबाजी होगी? कुछ कहना। बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बहुत अंदर ये बातचीत हो रही है, मीन के इनसाइड द डोर्स, और उसके बारे में कोई ऐसी बात बाहर नहीं आ रही फ्रॉम द 3 साइड्स। कुछ ईरान साइड से या अमेरिकन साइड से बातचीत नहीं आ रही। पाकिस्तान तो फैसिलिटेटर है, लेकिन 1-2 चीजें हैं जो मैं जरूर मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ, हिंदी मुझे नहीं आती। नहीं, आप ये आएगी, ये जबान समझ में आती है यहाँ लोगों को। आप जारी रखिए, बेतकल्लुफ़ रहिए जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड माय रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ योर गेस्ट्स सिटिंग ओवर देयर बैक इन इंडिया। बात यह है कि यहाँ ईरान के डेलीगेशन का आ जाना, और वो भी सीनियर लेवल का, जो कि स्पीकर पार्लियामेंट हैं बाकिर कालिबाफ साहब, और उनके
साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर इराक साहब भी आए हुए हैं, फिर उनके डेलीगेशन में उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भी कुछ ऑफिसर्स हैं, साथ साथ उन डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स भी हैं। कहना ये चाह रहा हूँ कि इट्स अ बिग डेलीगेशन एट द हायर लेवल, ये कोई छोटा डेलीगेशन नहीं है। सिमिलरली अमेरिकन साइड पे जेरेड कुशनर जो कि सन इन लॉ हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के, फिर स्टीव विटकॉफ जो हैं वो नुमाइंदा खसूसी हैं, उनके स्पेशल रैप हैं फॉर मिडल ईस्ट। लेकिन दूसरी बात अहम है कि जेडी वैंस नायब सदर हैं, वो पाकिस्तान के सिस्टम में वो नायब सदर वो नहीं है कि यहाँ किसी को बना दिया जाए। नायब सदर भी वहाँ इलेक्टेड एंड डायरेक्टली, यानी टोटल जो अमेरिकन वोटर्स हैं उनकी तरफ से डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है सदर और नायब सदर को, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को। तो इसलिए वो भी एक हायर लेवल का डेलीगेशन है। मैं ये समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड पर्सनली इन माय हम्बल असेसमेंट, कि उनका यहाँ पाकिस्तान में आना, उनको मालूम है जो 15 पॉइंट्स अमेरिका के हैं, अमेरिका की क्या डिमांड्स हैं या क्या उनके प्रपोजल्स हैं, और सिमिलरली अमेरिकन नो के ईरान के जो 10 पॉइंट्स हैं वो क्या है। और उसमें शौकत साहब दरअसल 10 और 15 पॉइंट को हम थोड़ी देर साइड में कर दें। दो बातों पर बात अटकी हुई है, क्या हॉर्मूज ईरान खोलेगा या नहीं, या बल्कि मैं 3 कह दूं, हॉर्मूज ईरान खोलेगा या नहीं, लेबनान पर इजराइल हमले थामेगा या नहीं, और जो इनके खाते फ्रीज कर रखे हैं, सील कर रखे हैं संपत्तियां, वो खुलेंगी या नहीं। आशीष मुझे बता रहे हैं वो तो खुल गई, तो 2 मुद्दे रह गए ना, ये सुलझ जाएंगे क्या ये पेच? थैंक यू सो मच फॉर हिटिंग द नेल। यही बात रात को जब कालिबाख अभी नहीं चले थे ईरान से, उन्होंने अपनी ट्वीट में भी ये बात की। अब देखें ना, वॉर की बात हो रही है, जंग की बात हुई, ऐसी जंग है जिससे पहले, इस जंग से पहले हुर्मुज खुली थी, जंग हुई तो हुर्मुज बंद हो गई। हुर्मुज खुलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि अगर स्विस कैनाल के साथ उसका कंपेयर किया जाए तो स्विस कैनाल तो थ्रू आउट इजिप्ट से गुजरती है। यहाँ एक ईस्टर्न कोस्ट है ईरान का और एक वेस्टर्न है स्विस कैनाल का, जो कि ईरान का वेस्टर्न कोस्ट बनता है, और एक ईस्टर्न है जो ओमान का बनता है। हाँ, हुर्मुज के दूसरी तरफ अरेबियन पेनिनसुला है जो उनका बनता है। तो सॉवरेन राइट या तो दोनों के हों, एंड देयर इज अ टॉक बाय द वे बिटवीन ईरान एंड ओमान के हम बात करेंगे और बैठेंगे। अब रहा लिबनन का मसला, जब पहली सीज फायर हुई और उसमें जो चीज लिखी हुई थी उसमें तो इसराइल के टोटल अटैक्स बंद करना थे, लेकिन इसराइल कंटिन्यू टू अटैक लिबनन, और उसको यहाँ पर एज अ स्पॉइलर समझा जा रहा है। बट अच्छी बात है कि मंगल के रोज ट्यूसडे को लेबनान और इजराइल के टॉक्स होंगे वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स तो में। आपको लगता है हम समाधान की ओर जा रहे हैं, इस्लामाबाद में समाधान की ओर जाते दिख रहे हैं? एक आखिरी सवाल आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, और यहाँ पर हमारे दर्शक भी बहुत सारे वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये समाधान निकले या ना निकले, और समाधान निकल गया तो और फ़ायदा होगा। पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में जिसकी घेराबंदी हो रही थी आतंक के मुद्दे पर, और हमारी एक बड़ी समस्या है, भारत तो इस बात को लगातार उठाता है कि आप पनाहगाह हैं आतंकवाद की, एक इमेज मेकओवर करने में आपका मौजूदा निज़ाम इस शांति वार्ता के जरिए सफल हो गया है क्या? अगर दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, फ्रेंच प्रेसिडेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जर्मन चांसलर, ऑस्ट्रेलियन चांसलर, अमीर ऑफ कतर एंड सो मेनी, अगर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया मीडिएशन फैसिलिटेशन का रोल अदा करके, और वट एवर सपोर्ट। अच्छा बात यह है कि मेरा ख्याल था कि सिर्फ इस ईरान जंग पे बात करेंगे, अगर हमारे यहाँ फिर आपका जो है ना वो कुलभूषण यादव भी बैठा है, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा। वो बैठे हैं, वो पकड़ा हुआ है, वो पकड़ा हुआ नहीं है, उसको सेंटेंस मिली हुई है। और वो क्या कर रहा था, उसने खुद कहा था कि हाँ मैं पाकिस्तान में टेरर नेटवर्क चला रहा। मेरा नहीं दिल था कि मैं आपसे ये बिटर बात करूं, मेरा ख्याल था नहीं, जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो बिल्कुल आपका हक है कि आप भी सवाल उठाएं, पर ये इमेज मेकओवर करने में आसिम मुनीर सफल हो गए, ये बात आप मानेंगे? What exactly this means?
भाई पिछले साल तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पूरी दुनिया में सवाल पूछे जा रहे थे, आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाए ना रखा जाए, ब्लैक लिस्टेड होंगे नहीं होंगे, बहुत सारे सवाल थे। सवाल हट गए, अब समाधान की बात में आ गया पाकिस्तान। वैसे पिछले साल मई में पर क्या समाधान निकलता दिखाई दे रहा है, या पाकिस्तान ने अपना मेकओवर कर लिया और हम दर्शक दीर्घा में बैठे ही रह गए? संदीप जी, इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है मुझे कि पाकिस्तान तो चलो अपनी पीआर एक्सरसाइज कर रहा है, बट हम जो हमेशा टेबल सेट करते थे, इस बार सिर्फ एक ऑब्जर्वर भी नहीं है, इस बार बाहर से देख रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड। आई विल अडॉप्ट ऑल द आर्गुमेंट्स गिवन बाय सत्यनारायण हमारे दर्शक हैं, सूरजपुर वासी, हम क्यों इतने फैसिनेटेड हैं पाकिस्तान को लेकर? देख, हम बिल्कुल फैसिनेटेड नहीं है। हमारी जियोपॉलिटिक्स पिछले 3 दशक की इस तरह की रही है कि इंडिया और पाकिस्तान हाइफनेट ना हो। पर आपने खुद भी बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमने इतनी सारी डेलीगेशन भेजी, छोटी छोटी जगह भेजी, उसके बाद परिणाम क्या निकल रहे हैं? ये हमारी फेल्ड नीति, फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है, ये लेजराइज पॉलिसीज का नतीजा है, ये इस बात का नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल भी, उनके लिए फॉरेन पॉलिसी क्या है वो जाते। देखिए, ऐसा है कि ये एक अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य की बात जरूर है कि हाल ही में हमने देखा कि कैसे ट्रंप ने हमारे भारत के लिए सीज फायर डिक्लेयर किया, जब हम तो पीओके भी इस बार लेने वाले थे, पर ट्रंप ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। ये सबको पता है, इतनी किल्लत पड़ रही थी, या ये एक वैक्यूम भरने का एक पोजीशन थी हमारे पास जो हमने हिस्टोरिकली होल्ड की है। उस समय भी वो सिर्फ असम और बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। मतलब मौका गवा दिया, आपका मुख्य आरोप ये है। खो दिया, इससे इम्पैक्ट पड़ता है जी। इम्पैक्ट ये पड़ा कि वेस्ट एशिया में हमारी पोजीशनिंग, या वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, हम अपने आप को कैसे बुलाएंगे? अब आपने जब मौका हमने खो दिया, धीरेन्द्र मुन्ना, क्या मौका खो दिया? छोड़िए पाकिस्तान को, पर हमने मौका खो दिया क्या? हमने कैसे मौका खो दिया है? जब हम शुरू से हमारी पहले नीति रही थी कि नॉन अलाइन हम रहेंगे, अब ऑल अलाइन है। सारे दुनिया के मुल्कों से हमारे रिश्ते अच्छे हैं संदीप जी, तब आप कह रहे हैं कि मौका खो दिया। अच्छा, और पाकिस्तान ने मौका ले लिया, हमसे आगे निकल गया, ये आप कैसे बोल रहे हैं? मतलब ये पाकिस्तान कैसे कर लिया? एक चीज बताइए कि जिस तरह से, और यहाँ पर कुछ अंधभक्त ये बस कि ये पाकिस्तान का क्रेडिट ना ले जाए तो समाधान नहीं निकलना चाहिए पाकिस्तान में, तो हिंदुस्तान में निकलवाते ना, यहाँ बैठते। नहीं, समाधान बिल्कुल निकले, समाधान बिल्कुल निकलना चाहिए, लेकिन अगर 2 देश आपस में लड़ रहे हो तो मैं बीच में कूद जाऊं? हमारे लिए फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है भारत। इजराइल और लेबनान आपस में लड़ रहे हैं, हम क्यों कूद रहे हैं? पूरे दुनिया के लिए है ये। इजराइल और लेबनान आपस में लड़ रहे हैं, हम क्यों कूद रहे हैं? रूस यूक्रेन लड़ रहे थे, हम क्यों बीच में कूद रहे थे? संदीप जी, बात पूरी होनी दीजिए। पाकिस्तान की भूमि के अलावा किस ऐसा इस्लामिक देश में यह संधि हो सकता था, यह वार्ता हो सकती थी? सबों पे ईरान ने अटैक किया था, यही एक ऐसा कंट्री था जहां पे ये लोग बात कर सकते थे। अमेरिका वहां पर जाकर के बात किया। इसमें भारत को शांति वार्ता होती है, पूरी दुनिया में शांति के पुजारी हमें। अगर युद्ध समाप्त होता है तो इससे पूरी दुनिया का भला होता है, मेरा भी भला होता है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हैं, हम पाकिस्तान के साथ में हम मिलने चले जाएंगे। हम थोड़ी ये काम हम करते तो आइसिंग ऑन द केक ना होता। मैं सवाल वहीं से शुरू हुआ, हमने मौका गवा दिया क्या? मैं कहता हूं कि मैं संदीप जी, आप तो वही जो विपक्ष करता है कि आपदा में अवसर, सबसे पहले हमारा अपना देश, अपने लोग, और फिर दुनिया में शांति, ये महत्वपूर्ण है ना। आप उस आपदा में घुस करके हम वही काम करें, उधर से मैं बैठा रहूं। उस चक्कर में तेल तो आ ही रहा है, हमें तो फिर वही यहाँ पर लोग कहते हैं हॉर्मुज का हीरो हिंदुस्तान, वो आ गए 43 दिन में 8 जहाज आए हैं। अब हम एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं डीजल पर, एटीएफ पर। ये तो चुनावी मौसम चल रहा है, वरना ये तेल का खेल तो हमारा तेल निकाल रहा होता। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट।